हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना। आपको सारे पीवाईक्यू वन बाय वन सॉल्व कर लेना चाहिए और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखिए। और चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू आपको मिल रहे हैं, स्पेशली जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हो, सारे पीवाईक्यू एक बार आपको देख लेना चाहिए। एक बार पहली बार आपको मन से सॉल्व करना है, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें आपने कोई ट्रिक यूज किया है तो ट्रिक सही यूज किया है कि नहीं वो भी आप सॉल्यूशन में एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर अभी हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिनका एक ही आंसर करेक्ट होगा, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आईआईटी जेई 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन हम यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है, कंसिडर अ डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो रोटेट कर रही है अबाउट इट सेंटर ओ। द डिस्क हैज अ शेडेड रीजन on one side of the diameter and unshaded region on other side of diameter as shown in figure। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमीटर का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शेडेड है और दूसरा जो राइट हैंड साइड पोर्शन है वो अनशेडेड है। When the disk is in the orientation A shown in figure, जैसा यहाँ पर हमने देख रखा है, two pebbles P and Q are simultaneously projected at the same angle towards R। तो एक हमने पेबल को Q से और एक को हमने P से R की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है भैया। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इन वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पर एक्स वाई का ओरिएंटेशन दे रखा, तो जेड किधर होगा? जेड डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसको हमने ऐसे परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वहां पर होगा, ठीक है। ठीक है, इज द सेम फॉर द बोथ पेबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क। द वेलोसिटी दोनों का जो है डिस्क के रिस्पेक्ट में सेम है, ठीक है। assume that first they landed back on the disk before disk has completed 1/8 of rotation। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सबसे पहले हमको देख लेना है कि 1/8 रोटेशन जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही वो उसके ऊपर वापस से पहुंच जाते हैं। सेकंड यहाँ पर गिवन है, द रेंज इज लेस देन द हाफ ऑफ द डिस्क रेडियस। डिस्क रेडियस से उसका हाफ से कम रेंज है, ठीक है। ओमेगा रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो हमको बताना है, फर्स्ट यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि पी लैंड इन द शेडेड रीजन एंड क्यू अनशेडेड रीजन। बी ऑप्शन में कहाँ है, तो कहाँ पर वो प्रोजेक्ट होंगे वो हमको बताना है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि डिस्क का ओरिएंटेशन 1/8 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल निकालना पड़ेगा, मान लेते हैं वो थीटा फाई एंगल चलती है। तो अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी तो 2 पाई एंगल चलेगी, पर 1/8 थे तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो पाई/4, मतलब वो पाई/4 एंगल कंप्लीट कर चुकी है और फिर वो जो पेबल्स है वो उसके ऊपर लैंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम उसका अब टॉप व्यू देख रहे हैं, जैसे टॉप व्यू हमको दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो पाई/4 एंगल चल चुके हैं। ये अभी उसका वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अब शेडेड रीजन जो होगा वो ये वाला शेडेड रीजन होगा, ठीक है, ओके। तो हमने शेडेड रीजन यहाँ पर देख लिया। अगर हम क्यू की बात करें, सबसे पहले क्यू क्योंकि बड़ा इजी है, फॉर क्यू, ठीक है, वहां पर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो जिस भी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही होगी, क्योंकि सेंटर पर डिस्क का वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एट क्यू वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 0। तो जो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वैसा ही होगा, है ना। तो वो डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट होगा वो कहाँ पर प्रोजेक्ट होगा? वो प्रोजेक्ट होगा डायरेक्टली ऐसा। तो यहाँ पर r/2 से कुछ कम डिस्टेंस पर वो प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि Q जो है वो तो अनशेडेड रीजन में ही जाएगा, है ना, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि Q जो है
क्यू के लिए हम देखेंगे विल मूव ओनली अलोंग वाई और जेड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो तो वापस से उसका जीरो हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में मूव किया तो क्यू के लिए हम बोल सकते हैं कि क्यू के लिए अनशेडेड रीजन होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि अनशेडेड रीजन होगा। अब हम पी की बात करते हैं। तो पी को जब हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पी के लिए थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि पी को जब हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो तो है ही सही, पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओमेगा आर स्पीड भी है। क्यू के लिए नहीं था, पी के लिए होगा। क्यू के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि वो सेंटर से प्रोजेक्ट किया था, तो जो भी यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। पर यहां पर जब हम क्यू की बात कर रहे हैं, सॉरी जब हम पी की बात कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में भी उसका स्पीड है। ठीक है, तो अगर हम पी की बात करें, फॉर पी, है ना, तो पी जो है यहां से हमने पी को प्रोजेक्ट किया है, और पी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं r/2 डिस्टेंस चला, तो उसका डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कितना हुआ r/2, और एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी उसका वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है ओमेगा आर, और टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ पर टोटल का 1/8 मतलब 1/8, है ना। ओमेगा का वैल्यू हम रख सकते हैं 2π/t, है ना, तो इंटू आर एज इट इज और t/8 एज इट इज, तो यहाँ t से t कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो x डायरेक्शन में वो चल रहा है πr/4। कितना चल रहा है, πr/4, मतलब डिस्क के ऊपर वो कितनी डिस्टेंस पे जाके लैंड होगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम p की बात करें, हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, तो अगर हम p की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 45 एंगल है, और ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो वो ऐसा यहाँ से ये p है। ठीक है, वो एक y डायरेक्शन में r/2 चला, और x डायरेक्शन में कितना चला, वो x डायरेक्शन में चला πr/4। ठीक है, ये 45 वाला अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस चला वो हम देख रहे हैं, कितना डिस्टेंस यहाँ से चला वो हम देख रहे हैं, डी डिस्टेंस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं r/2 का स्क्वायर प्लस पाई r/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से r/2 बाहर आ जाएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, r/2 रूट, यहाँ बचा 1, और यहाँ पर π² बचा। अब π² का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होता है, तो d का वैल्यू हमको यहाँ से पता चलेगा r/4, और ये हो जाएगा 14/4। ठीक है, r/2 आएगा यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं d का वैल्यू r/4 रूट 14। ठीक है, ये d का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि वो शेडेड रीजन में जा रहा है कि अनशेडेड रीजन में जा रहा है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मान लेते हैं थीटा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर कलर लेते हैं ग्रीन, तो यहाँ पर वो थीटा डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो क्या वो 45 डिग्री पर जो लाइन यहाँ पर मिल रही है उसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले हम ये, अगर यहाँ से P से वो किसी पॉइंट M तक पहुंचता है तो सबसे पहले हम PM कैलकुलेट करेंगे, और PM अगर ये एंगल थीटा है तो PM का वैल्यू होगा R cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पर वापस से समझना पड़ेगा PM क्या चीज़ है। PM क्या है, PM जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में 45 वाली लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो थीटा एंगल में जा रहा है तो 45 डिग्री को कहाँ कट कर रहा है, हम उससे कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि शेडेड रीजन में जा रहा है या अनशेडेड रीजन में जा रहा है। तो PM जो होगा वो होगा r/2। ठीक है, r/2 cos थीटा, सॉरी PM जो होगा वो r cos थीटा होगा, r cos थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें वो थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो आर कॉस थीटा इस ट्राइंगल का कैलकुलेट करो तो बेस कितना है उसका, बेस है r/2 और हाइपोटेनियस कितना है r/2 r/4 √14। ठीक है, तो r से r तो कैंसिल हो गया, हमको मिला r2/√14। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर d से ps को कंपेयर करें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय √14, रेशनलाइज कर देते तो √14 का मल्टीप्लाई √14 से डिवाइड कर देते तो नीचे 14 मिलेगा, मतलब √14 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल होकर 7। तो आप देख सकते हैं PS में डिवाइड में 7 आ रहा है और D में डिवाइड में 4 आ रहा है, मतलब D बड़ा है। ठीक है, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि D इज ग्रेटर देन PM, है ना, PM है वो, PS नहीं, PM। D इज ग्रेटर देन PM मतलब वो आगे जाके गिरेगा, तो वो भी अनशेडेड रीजन में ही गिरेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बोथ P एंड Q लैंड इन अनशेडेड रीजन, हम यहाँ पर C को करेक्ट करेंगे, बोथ आर लैंडेड इन अनशेडेड रीजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ होता है। ठीक है, पूरा ज्योमेट्री यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे वो पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ होता है। तो जब आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इवन फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स ज़्यादा काम करता है।